physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट, या फिर हमारी बुक्स में लिखा होता है दैट इज इंडक्टिव सर्किट। अब तक हमने एवरेज पावर निकाली है लेकिन सेपरेट में, यानी या तो हमारे पास प्योर कैपेसिटर था, या हमारे पास प्योर रजिस्टर था, या फिर हमारे पास प्योर इंडक्टर था। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमारी एवरेज पावर क्या है। अब देखो, हमारे वैसे तो हमें पता है कि हमारा वैसे तो तीनों का कॉम्बिनेशन आरएलसी लिखा जाता है, लेकिन इसको जब बुक्स में देखें तो इंडक्टिव सर्किट होता है। यानी इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या होगा कि हम इंडक्टर के बेस पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जब हमने इंपीडेंस ट्रायंगल किया था, ना इंडक्टर के केस में हमने देखा था, ये हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल था EL माइनस EC, और इस डायरेक्शन में हमारा ER था, है ना, और ये हमारा था E नोट। ठीक है, ये हमने किया था, ये तो हमारा बेसिक जो डायग्राम था। लेकिन बाद में फिर हमने क्या किया था, इंपीडेंस ट्रायंगल निकाला था। कैसे, जब हमने XL माइनस XC यानी जब हमने तीनों को कंबाइन करके निकाला था, तो हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल क्या आया था। देखो, ये हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल आया था, दैट इज XL माइनस XC। इस डायरेक्शन में हमारे पास R था, और ये हमारा नेट रेजिस्टेंस इंपीडेंस जो आया था, है ना। तीनों को मिलाकर जो नेट रेजिस्टेंस हमें मिलता है उसको हम इंपीडेंस कहते हैं, वो हमें Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा Z था। अब देखो, जब हम मान लिया कि हमने ये हो गया, ठीक है, अब देखो ये हमारा डायग्राम था इंपीडेंस ट्रायंगल का। अब देखो, अब इंडक्टर के, क्योंकि हमें पता है इंडक्टिव सर्किट हम लेंगे इसमें। अब हमने ये भी देखा था कि जब हमने इंडक्टर में देखा था तो हमारी जो ईएमएफ है वो करंट से π/2 के फेज डिफरेंस से आगे थी, है ना। ये वाला एंगल हमारा फाई था इनके बीच में। ठीक है, ये वाला हमारा करंट I था, इस डायरेक्शन में हमारा I था। ठीक है, ये हमारा ER था, चाहे हम इसको करंट ही मान लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस R ही मान लेते हैं। ये वाला हमारा क्या था, इंपीडेंस Z। ठीक है, अब देखो, अब जब हम इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, हमने करंट देखा था हमारी ईएमएफ से क्या था, π/2 के फेज डिफरेंस से पीछे था, लैग्स कर रहा था ईएमएफ से, यानी ये वाला एंगल हमारा कितना था, दैट इज π/2। जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, तो देखो हमारा जो, जब हमने इंडक्टर के केस में देखा था कि हमारी ईएमएफ जो है करंट से π/2 से ईएमएफ करंट से π/2 फेज डिफरेंस से लीड्स कर दिए। देखो, करंट लैग्स कर रहा है लेकिन ईएमएफ क्या कर दिया, लीड्स कर दिया π/2 से, लेकिन करंट लैग्स कर रहा है ना। इसमें ये अलग अलग है। और यहाँ से जब हम इसको कंपैरिजन हमने किया था, तो हमारा कंपैरिजन क्या आया था यहाँ से, कि हमारा ये हो गया था कि हमने ये निकाला था कि ई की हमारी इक्वेशन क्या थी ईएमएफ की, दैट इज E नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारी ईएमएफ की इक्वेशन थी। करंट की हमारे पास क्या इक्वेशन थी, I नोट साइन ओमेगा टी और माइनस का π/2, माइनस π/2, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो करंट था π/2 के फेज डिफरेंस से पीछे था इन इंडक्टर। तो यहां से ये वाला इंडक्टर, अब जब हम इसको, इस वाले को इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, देखो यानी हमारा जो π/2 है इसकी जगह पे हम फाई लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे π/2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे। अब हमें वही सेम वही करने जो अब तक हम करते आए हैं। हमें पहले नेट स्मॉल वर्क डन निकालना है, फिर हम नेट वर्क डन निकालेंगे, वहां से फिर हम अपनी पावर निकालेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने क्या किया है, ईएमएफ की इक्वेशन लिखी हमने, दैट इज E is equal to E नोट साइन ओमेगा टी। फिर हमने क्या किया, I is equal to I नोट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। उसके बाद ये वाली इसको हमने इसके साथ कंपैरिजन किया। ये देखा हमने पहले, हमने इंडक्टर के केस में देखा था कि हमारे जो ईएमएफ है वो करंट से लीड्स कर रही है, लेकिन करंट लैग्स कर रहा है π/2 के फेज डिफरेंस से। तो यहाँ से π/2 ये जब हमने इनको इसके साथ कंपैरिजन किया, तो यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे हमने फाई ले लिया, है ना। ये वाला हमने फाई ले लिया, यहाँ तक हो गया। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या निकालनी है, पावर। तो पावर के लिए पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, इसको रिमूव कर दे, क्योंकि इंपीडेंस ट्रायंगल का इसमें यूज है, इसलिए पहले करवाने से पहले थोड़ा सा रिमाइंड किया है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, इसमें पावर निकालनी है। अब देखो, हमें पता है लेट dw इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब पहले हम ये
कहते हैं कि हमारा पावर क्या होती है, वर्क डन बाय टाइम। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हमारा dw क्या आ जाएगा, दैट इज p डॉट dt, है ना, ये आ जाएगा। लेट dw इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम dt, ये लिखेंगे हम पहले इन टाइम dt। तो पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से पावर, पावर हमें पता है वर्क डन बाय टाइम, वर्क dw क्योंकि हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए वर्क करना है, तो dw इज इक्वल टू p डॉट dt। तो यहाँ से dw हम ऐसे लिखेंगे, dw हमारा क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इन स्मॉल टाइम dt। इसको करने के बाद हमें पता है कि हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ या करंट, है ना, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ एंड करंट। तो ये आ जाएगा dt, ei dt। तो नेट वर्क डन हमें निकालना है क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए था, तो नेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, तो यहाँ से dw इंटीग्रेट 0 से w, इंटीग्रेट करेंगे, e की जगह पे इक्वेशन रखेंगे दैट इज e नॉट साइन ओमेगा t, और i की जगह पे क्या लिखेंगे, i नॉट साइन ओमेगा t माइनस का फाई, क्योंकि यहाँ पे ये वाली हम इसको क्या कर चुके हैं, ओमेगा t माइनस जो पाई बाय 2 था उसको फाई से चेंज कर चुके, तो यहाँ से माइनस फाई आ जाएगा, तो i नॉट साइन ओमेगा t माइनस का फाई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं क्योंकि अब तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था, लेकिन हमें इसका नेट वर्क डन चाहिए, तो नेट वर्क डन निकालेंगे, तो ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था, तो अब नेट वर्क डन निकालें, तो इसको अब हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, नेट वर्क डन, तो इसको रिमूव कर दें, तो ये निकाल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन हमारा W किसके इक्वल आ जाएगा, नेट वर्क डन दैट इज ई नोट, आई नोट को अगर हम बाहर लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे किसको, दैट इज साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट इंटीग्रेट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से साइन क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस का फाइव। अब ये जो हमारा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, ये हमारा क्या फॉर्मूला बना है, देखो यहाँ से साइन ए माइनस बी, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे थे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज साइन ए कोस बी एंड माइनस कोस ए एंड साइन बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर हम इसको इसमें चेंज करेंगे तो साइन ओमेगा टी, अब ए हमारा क्या है ओमेगा टी और बी हमारा क्या है फाइव, तो हम इसको इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, वर्क डन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ई नॉट आई नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, और यहाँ से किस में चेंज हो जाएगा, देखो साइन ए दैट इज ओमेगा टी एंड कोस बी दैट इज कोस फाइव। ए की जगह पे हमने क्या लिया है ओमेगा टी, बी की जगह पे हमने क्या लिया है फाइव, तो साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए मतलब ओमेगा टी एंड साइन बी यानी साइन फाइव, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला चेंज किया, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, तो सेम ऐसे लिखना है। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से एक तरीके से कैसे बना है, जब हम इसको क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ई नॉट आई नॉट। अब देखो ये इंटीग्रेशन हमारा कितना है, कंप्लीट साइकिल के लिए था 0 से लेकर t तक। अब ये हमारा क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये कोस फाई अलग है, ठीक है। फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, दैट इज साइन ओमेगा टी, इधर लिख दे साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी एंड साइन फाइव, ये आ जाएगा। देखो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी एंड साइन फाइव अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस साइन बाहर लेके यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग, क्योंकि हमें नेट अब क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो सोल्व करना पड़ेगा ना, अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं।
देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, इस वाले को रिमूव कर दे, देखो ये वाला रिमूव कर देते हैं, इस साइड इसका इंटीग्रेशन होगा, क्लियरली हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 से t, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग, इन दोनों को ब्रैकेट लगा करके बाहर आ जाएगा dt, है ना, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन कर लेना। तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा, नेट वर्क डन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज ई नोट आई नोट। इसका इंटीग्रेशन देखो 0 से t, हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, दैट इज 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, ये हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस, अगर हम कोस फाई यहाँ से बाहर ही ले लें, इस वाले से अगर कोस फाई बाहर ले लें, यहाँ से देखो इसमें से हम कोस फाई बाहर ले लेते हैं एक बार, है ना। देखो यहाँ पे हमारा वर्कडन ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई नोट आई नोट, और ये कोस फाई यहाँ से बाहर ले लिया, जो ये वाला था ना यहाँ से कोस फाई, ये हम बाहर ले लेते हैं, सिर्फ इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया dt। अब देखो इसके बाद ये वाला हमारा, अब देखो ये भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सोल्व हो रही है, साइन a कोस b, है ना। यानी ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 आगे आ जाता है तो साइन a b, है ना, 2 साइन a b, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से ये वाली चीज करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले ई नोट आई नोट इसके साथ भी आया है, और ई नोट आई नोट क्या आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। ई नोट आई नोट बाय 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले में चेंज करने के लिए, ठीक है। इसको अब हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ से ये इसलिए ये आया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अलग सोल्व कर रहे हैं, ये माइनस वाला अलग करेंगे बाद में, ठीक है, इसको अलग सोल्व करेंगे यहाँ से। इसको सोल्व करते देखो, वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ई नोट आई नोट कोस फाई। अब देखो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या आ जाता है, दैट इज dt, सॉरी dt का हमारे पास t आता है, और ये हमारा 0 से t होगा। अब हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, देखो cos 2 ओमेगा t हमारा क्या होता है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो sin 2 ओमेगा t बाय 2, है ना, यह है सॉरी 2 ओमेगा, है ना, और 0 से लेकर t हमारा अगर हम लिमिट रखेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, देखो sin 2 ओमेगा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 पाई बाय t, इस स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T रखेंगे, है ना। फिर sin 0 0 होता है, वो तो 0 रहेगा, यहाँ से आ जाएगा नीचे 2 ओमेगा भी, है ना। देखो t से t हमारा कैंसिल। अब हमें पता है कि sin 4 पाई हमारा 0 होता है, नीचे कुछ भी हो, है ना, sin 4 पाई तो आ गया ना, sin 4 पाई हमारा 0 होता है। तो यहाँ से ये वाली जो नेक्स्ट वाली टर्म थी वो बाहर गई, ये 2 भी बाहर आ जाएगा ना, सॉरी ये 2 बाहर आएगा ना, ठीक है। ई नोट आई नोट बाय 2 कोस फाई ये बाहर आएगा, ई नोट आई नोट यहाँ से 2 बाहर आएगा, 1/2 मतलब dt बनेगा ना, तो यहाँ से ये बाहर आ जाए, ये 2 ओमेगा आता है ना, ये जो वाला 2 है ना, ये हम यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं ना, t/2 यहाँ पे आ जाएगा ना, ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा t/2 यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ से हमने 1/2 सोल्व किया ना, t रख के पुट कर दिया था, ये वाली जब सोल्व की तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया sin 4 पाई, तो ये वाली टर्म को हम पहले 0 रख देते हैं। तो इस वाली टर्म से हमारे पास क्या आया, देखो ई नोट आई नोट कोस फाई, और ये आ जाएगा साथ में t बाय, यहाँ तक क्लियर हो गया, ई नोट आई नोट कोस फाई, और ये आ जाएगा t/2। अब नेक्स्ट वाली टर्म सोल्व करते हैं हमारी ये वाली, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड किया था, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट वाली देखें, तो नेक्स्ट वाली का सॉल्यूशन हमारा डेफिनेटली 0 आना है। अब देखो वो कैसे, ये वाली जो हमारी टर्म थी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा, ये हमने जो बनाई थी ना, यहाँ पे बनेगी ना, 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया था, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, और साइन फाई हमारे साथ ये था, क्लियर। यहाँ से 0 से t हमारी लिमिट्स थी। जब हमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, मान लिया साइन फाई को हम बाहर ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि a इंटू बी वाला ना लगे, है ना, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, तो यहाँ से साइन फाई को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से।
सिर्फ और सिर्फ साइन 2 ओमेगा टी का हम साइन 2 ओमेगा टी का हम पीछे कर चुके हैं। तो क्या होता है, दैट इज माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 ऐसा होता है। अगर हम इस माइनस को बाहर ले लें और 0 से t हमारी लिमिट से आएगी, वही साइन 4 पाई और कोस 0, साइन कोस 5 हमारा 1 होता है, फिर यहाँ से नेक्स्ट वाली टर्म 0 रखेंगे तो कोस 5 1 होता है, 1 माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा 0, तो ये वाली टर्म हमारी पहले कैंसिल। ठीक है, तो ये वाली ऐसे 0 हो जाएगी। इसमें पहले हम साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, साइन 2 ओमेगा टी बनेगा फॉर्मूला, फिर हम उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से cos 2 ओमेगा टी बाय 2 हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, हमारी 0 से t जब लिमिट होती है तो वो 0 होता है, तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रिजल्ट आया यहाँ से e नॉट आई नॉट cos 5 और t बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से जो वर्क डन आया वो हमारा क्या आया, दैट इज e नॉट आई नॉट cos 5 और t बाय 2, ये हमारा वर्क डन आया। अब हमें क्या निकालनी है, पावर हमें पता है वर्क डन बाय टाइम होता है, वर्क हमारा क्या है, दैट इज e नॉट आई नॉट cos 5 t। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 नीचे है और ये t नीचे आ जाएगा, t से t हमारा कैंसिल, तो हमारा क्या आया e नॉट आई नॉट, ये वाला 2 जो है ये मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे कहीं पे, नहीं ये मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हमारा जो 2 है ये e नॉट आई नॉट है ना, ये जो 2 है इसको हम √2 और √2 लिख सकते हैं ना, और cos 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो पावर निकल के आएगी वो हमारी पावर क्या होगी, दैट इज p इज इक्वल टू, ये तो हमारी e नॉट बाय √2 हमारी क्या होती है, जो हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है ना, ये हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट इज e नॉट बाय √2 है ना, और i नॉट बाय √2 भी हमारी क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट, तो दैट इज i नॉट बाय √2। ठीक है, और दैट इज cos 5। देखो हमारे पास नेट फॉर्मूला रिजल्ट क्या है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाला रिमूव कर दे, ये वाले भी रिमूव कर देती है। देखो क्या आया था हमारे पास, हमारा फॉर्मूला आया था वर्क डन इज इक्वल टू, नेट वर्क डन हमारा क्या आया था, देखो e नॉट आई नॉट cos 5 और 2, हमने इस 2 को कैसे लिखा था, दैट इज e नॉट आई नॉट, इस √2 को मतलब इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 हमें पता है ओनली 2 आ जाता है, और cos 5 ये हमने देखा था एवरेज पावर अल्टरनेटिंग ईएमएफ वाली में, ये तो हमारी ईएमएफ थी, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट था, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से ये तो हमारा था EV, ये हमारा था I नॉट बाय √2 दैट इज IV, और ये हमारा था cos 5। हमारा जो पावर का फॉर्मूला बना वो हमारा नेट फॉर्मूला ये है पावर का, दैट इज EV IV cos 5, ये पावर है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बाय 2 हम कर चुके हैं ना, t बाय 2 तभी तो पावर आया यहाँ से, ये हमारी पावर है। ठीक है, तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला बना EV IV cos 5, ये हमारी क्या है, दैट इज इनको हम बोल सकते हैं अपेरेंट पावर या फिर वर्चुअल पावर, अपेरेंट पावर या और वर्चुअल पावर, इनको बुक्स में इनका नेम्स गिवन है, दैट इज अपेरेंट पावर या फिर वर्चुअल पावर। और जो हमारा ये cos 5 है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पावर फैक्टर, cos 5 इज ए पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर को हम प्रीवियस लेक्चर्स में निकाल चुके हैं कि हमारा पावर, इससे नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक आता है ना पावर फैक्टर, वो भी सेम इसी मतलब बिल्कुल छोटा है, तो इसी में हम सोल्व करवा देते हैं। जो हमारा ये पावर फैक्टर है ये वाला cos 5, ये हमारा पावर फैक्टर होता है, जो हमारा EV IV ये हमारी पावर अपेरेंट पावर और वर्चुअल पावर होती है। अब देखो इस पावर फैक्टर को हम सोल्व करते हैं, देखो हमें पता है कि हमारा जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, देखो इसको अब हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ से अब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ से ये हमारी पावर निकल के आई एवरेज पावर, जब हमारे पास RLC सर्किट होती है। हमारा क्या फॉर्मूला आया, जो अब तक का हमने जो ये इस वाले का रिजल्ट हमारा क्या आया था, EV IV cos 5, ये हमारा आया। अब हम इस cos 5 की बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, दैट इज पावर फैक्टर। अब हम इसकी बात करते हैं जो पावर फैक्टर होता है। अब देखो
हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाला था जो हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है, देखो वो हमारा क्या होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। देखो ये हमारा क्या था R, ये हमारा क्या था XL माइनस XC, और ये वाला हमारा क्या था नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इन RLC सर्किट। ये वाला हमारा एंगल जो था ये हमारा फाई, जो भी हम मान लेते हैं एंगल फाई। अब जब हम इस वाले एंगल में अगर हम कोस फाई को देखें, कोस फाई हमारा क्या होता है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारा क्या आया, यहाँ से कोस फाई हमारा क्या आ जाएगा, बेस हमारा क्या है दैट इज R, और जेड हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी सिंपल और इजी लैंग्वेज में अगर देखें तो कोस फाई यहाँ से जो पावर फैक्टर होता है वो R बाय जेड हम इम्पीडेंस ट्रायंगल से इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज R बाय जेड, दैट इज बेस एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर, तो ये हमारा पावर फैक्टर हो गया। अब जो अगर पावर फैक्टर को वैसे देखें तो वैसे ही हो जाएगा कि हमें पता है इम्पीडेंस ट्रायंगल में हमारा ये फॉर्मूला आता है, दैट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे भी देखें, क्योंकि हमारी बुक्स में ये गिवन होता है, क्योंकि हमें पता है इम्पीडेंस ट्रायंगल में हमारा ये आ रहा है। अब अगर हम देखें कि हमारा अगर नॉन इंडक्टिव सर्किट है, देखो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारा नॉन इंडक्टिव सर्किट है तो नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए तो हमारा XL और XC दोनों सेम होंगे। अगर XL और XC दोनों सेम है, देखो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट की कंडीशन होगी ये सारी। ठीक है, नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए हमारा XL इज इक्वल टू XC आ जाता है। जब XL इज इक्वल टू XC बना, यानी हमारे पास कोस फाई जो पावर फैक्टर वो क्या बनेगा, दैट इज R बाय अंडर रूट R स्क्वायर, R से R यानी हमारे पास 1। कोस फाई 1 होने का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में जो फाई है फेज डिफरेंस है वो क्या आया 0। हमें पता है कि कोस फाई मैक्सिमम कब होगा, 0 पे ही होता है, तो 1 हो गया मतलब मैक्सिमम यानी 0 डिग्री। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी एवरेज पावर जो पावर फैक्टर है ना वो किसके लिए, नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए मैक्सिमम होता है। पावर फैक्टर इज ए मैक्सिमम फॉर ए नॉन इंडक्टिव सर्किट बिकॉज XL is equal to XC and we find the value of angle is 0 degree and we find a power factor is a maximum। क्लियर, ये हमारी होती है नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए। अगर हम इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो उस केस में हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि XL और XC के इक्वल तो नहीं होंगे, है ना, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी बुक्स में इजीली एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है ये फॉर ए प्योर, मतलब ऐसा लिखा होता है कि करंट इन प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता उनके अंदर, है ना, करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए उनको आइडियल करंट, जो मतलब जो उनके अंदर करंट फ्लो करता है ना उसको हम आइडियल करंट बोलते हैं। करंट तो फ्लो करता है क्योंकि हमें पता है कि प्योर इंडक्टर है और प्योर कैपेसिटर है, तो उनके अंदर करंट तो फ्लो करता है, और जो करंट फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल करंट। ठीक है, और या फिर हमारे पास वाटलेस करंट भी होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो छोटा, उसकी पूरी डेरिवेशन भी करनी है ना, तो वो हमारा वाटलेस करंट होता है या फिर आइडियल करंट हम बोल सकते हैं। तो करंट फ्लो फ्रॉम ए प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर इज कॉल्ड ए आइडियल करंट। तो ऐसे लिखा होता है हमारा, इसी में छोटा सा टॉपिक है वो वाटलेस करंट वाला। हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के अंदर जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होती है ना वो 0 होती है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है कंज्यूम्ड, दैट इज नॉन इंडक्टिव सर्किट के अंदर, यानी हम रेजिस्टेंस वाला केस मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, एवरेज पावर जो होती है नॉन प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के अंदर 0 होती है, और पावर फैक्टर जो होता है, मतलब जो करंट फ्लो करता है ना प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के अंदर से, उनको हम आइडियल करंट बोलते हैं। तो इसी में ये हमारा पावर फैक्टर वाला छोटा सा था, इसी में हम क्लियर हो गया। ठीक है, हमें क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट वाला जो वाटलेस करंट और जो आइडियल करंट होता है ना, बिल्कुल छोटा है लेकिन उसमें डेरिवेशन है। ठीक है, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही।